क्या कोरोना के पहले और दूसरे वैक्सीन के डोज अलग-अलग कंपनियों के लगवाए जा सकते हैं? क्या अलग-अलग कंपनियों के वैक्सीन के डोज के दुष्परिणाम हो सकते हैं? क्या लोगों को कोरोना के आने वाले वैक्सीनों जैसे स्पुतनिक, फाइजर इत्यादि का इंतजार करना चाहिए? कोरोना वैक्सीन पर इस तरह के मुद्दों को लेकर आज हम बात करेंगे वैज्ञानिक डॉक्टर ज्ञानेश्वर चौबे से। नमस्कार दर्शकों, काशी हलचल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएचयू के जीनोम साइंटिस्ट डॉक्टर ज्ञानेश्वर चौबे जी के पास बैठे हुए हैं। हम इनके पास इसलिए आए क्योंकि हमारे मन में कई तरह की शंकाएं जो वैक्सीन को लेकर बन रही हों या किसी तरह का यह शंका हो कि कोरोना वायरस पूरे विश्व में महामारी के रूप में कैसे फैला, इस विषय पर हम बात करेंगे डॉक्टर ज्ञानेश्वर चौबे जी से। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, काशी हलचल के सभी श्रोताओं को और सभी देखने वालों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, आप जीनोम साइंटिस्ट हैं, तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि पूरे विश्व में जो ये कोरोना की महामारी फैली, तो इसमें कुछ लोगों की जानें गई, कुछ लोग इससे इफेक्टेड हुए, कुछ लोग नहीं भी हुए, कुछ लोग को पता ही नहीं चला कि उनको कोरोना हुआ भी कि नहीं हुआ, कुछ लोग अपने आप ठीक हुए और कुछ लोग हॉस्पिटलाइज्ड हुए, कुछ ऑक्सीजन की कमी से मरे भी। ऐसा क्यों हुआ जबकि एक ही तरह का कोरोना है और एक ही तरह की महामारी पूरे विश्व के इंसानों को हो रही है, तो ये अलग अलग सिम्टम्स क्यों मिल रहे हैं उनके? जी, हमारा जो आपने सवाल पूछा ना, वही हमारा भी सबसे बड़ा सवाल था जिसको लेकर के हम लोग इस एरिया में उतरे। क्योंकि इसके पहले हम लोग जो है वो ह्यूमन माइग्रेशन पे काम करते थे कि ह्यूमन जो डिफरेंट रीजन में है उनमें जीन का शेयरिंग कैसे है, हम अलग अलग क्यों दिखते हैं, ये सारी चीज़ें। तो यही चीज़ हमारे भी मन में आया, जो आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्यों अलग अलग जगह के लोग अलग अलग तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। जैसे जो चाइनीज़ लोग हैं या उनसे रिलेटेड लोग हैं उन पे ये कम असर कर रहा है, जो यूरोपियन लोग हैं उन पे ज़्यादा असर कर रहा है, इंडियन जो हैं वो बीच में हैं इन दोनों रीजन के, तो उन पे मॉडरेट तरीके से असर कर रहा है, और इंडिया में भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से इसका असर हो रहा है। तो यही हमारा जो मेन क्वेश्चन था, इसी को लेकर के हम लोग इसमें उतरे। और हम लोगों ने क्या किया कि पहले 483 लोगों का, 483 लोगों का पूरे वर्ल्ड का जीनोम था हमारे पास। हमने एनालाइज किया कि ये वायरस असल में करता क्या है, कि इसके पास स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं और ये ह्यूमन के जब सेल में घुसता है तो AC2 करके एक जीन है जो हमारे एक्स क्रोमोसोम पे पाया जाता है, ये उसी को एज ए व्हीकल यूज करता है। तो जब हम लोग आगे इसमें एनालाइज करना शुरू किए तो ये समझ में आया कि AC2 जो है वो एक गेट की तरह काम करता है। तो जैसे आप ये देखेंगे कि अगर गेट बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो तो हम लोगों को गेट में घुसने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन गेट अगर सीधा हो और तो इजीली आदमी उसमें इंटर कर जाता है। तो इस वायरस के लिए भी हमने देखा कि चाइनीज लोगों में या उससे रिलेटेड जो भी साउथ ईस्ट एशियन लोग हैं उसमें गेट बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ, बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, जबकि यूरोपियन में सीधा सीधा गेट है। इसलिए ये वायरस यूरोपियन रिलेटेड लोगों को या उससे एंसेस्ट्री वाले जो हैं उनको प्रभावित करता है। फिर हमने इंडिया में देखा कि भाई जो महाराष्ट्र के लोग हैं उनको ज़्यादा दिक्कत हो रही है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग हैं उनमें कम इन्फेक्शन हो रहा है। तो ऐसा क्या है, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाले अगर आप देखेंगे वो देखने में भी चाइनीज़ की तरह दिखते हैं और उनका जीनोम भी चाइनीज़ के साथ काफ़ी मैच करता है। तो महाराष्ट्र से लेकर के नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं वहाँ जब हमने कंपेयर किया तो महाराष्ट्र में 30% इसका फ्रीक्वेंसी पाया गया। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी थी वो उतना ही वायरस को रोक रहा था। उत्तर प्रदेश में 50 से 55% फ्रीक्वेंसी थी। उसके बाद अगर हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएं तो ये 80 से 85% या इवन 90% तक फ्रीक्वेंसी थी। तो ऐसे ही एक ग्रेडियंट की तरह हमको दिख रहा था। जैसे जैसे हम इंडिया में वेस्ट की तरफ जा रहे थे ये फ्रीक्वेंसी घट रही थी, और आप देखेंगे उसी तरीके से केस और मृत्यु दर इन रीजन्स में हाई है। यूपी है वहाँ मॉडरेट है, आधे पॉपुलेशन इसके बहुत हाईली ससेप्टेबल है, लेकिन आधे जो है वो काफ़ी ससेप्टेबल नहीं है इसके अगेंस्ट इस वायरस के। तो ये हमको एक बहुत ही क्लियर कट ट्रेंड मिला और ये बहुत कोरिलेटेड है हाईली स्टैटिस्टिकली। जी डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि विश्व के अलग अलग देशों, अलग अलग महाद्वीपों में और अलग अलग रीजन में जीनोम स्ट्रक्चर के कारण और उस प्रोटीन जो व्हीकल के रूप में प्रयोग कर रहा है उसके कारण वहाँ पर हमको पता चल रहा है कि कौन ज़्यादा इससे प्रभावित हो रहा है, कौन कम हो रहा है। अब बात आती है कि वैक्सीन एक ऐसा कारगर माध्यम है जिससे कि हम कोरोना महामारी से अपना बचाव कर सकते हैं। अब लोगों के दिमाग में, क्योंकि कई तरह की वैक्सीन हैं, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, स्पुतनिक है, फाइजर है, मॉडर्ना है, एक कई तरह की वैक्सीन आ रही है। भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन बना।
इन दोनों वैक्सीन का क्या स्टेटस है, कितना ये कारगर है, पहले हम वो जानना चाहेंगे। जी देखिए, दोनों वैक्सीन जो है वो बहुत ही अच्छे से कारगर है, क्योंकि अगर हम सीधे सीधे मोटे स्तर पे देखें तो जो हमारे लोग हॉस्पिटल में काम करने वाले थे, इस महामारी के शुरू होने के पहले ही सबको वैक्सीनेट कर दिया गया था। और अगर जो हम डेटा देखें जो IMA ने रिलीज किया है कि अराउंड 421 के आसपास जो है ये हेल्थ वर्कर्स की डेथ हुई है, जबकि पिछले वेव में जो कि इससे कम था 720 लोगों की डेथ हुई है। तो ये डेटा क्लियरली बोल रहा है कि वैक्सीन हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है। लेकिन इस वैक्सीन के साथ 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि पहली चीज, दोनों वैक्सीन का जो निर्माण है वो अलग अलग तरीके से किया जाता है, और उसके अलावा जो फाइजर मॉडर्ना है mRNA की वैक्सीन है वो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके बेसिस पे की जाती है। स्पुतनिक है, 2 अलग अलग वायरस के व्हीकल वेक्टर्स यूज किए जाते हैं। तो एक एक करके हम सारी चीज़ों को समझते हैं। जैसे कि अगर हम जो कॉमन वैक्सीन है इंडिया की उसकी बात करें तो लोग चले आते हैं, ये बताते हैं कि हम आज वैक्सीन लगाए, 1 हफ्ते के अंदर इन्फेक्ट हो गए, 2 हफ्ते के अंदर इन्फेक्ट हो गए, और हमको लगता है कि जो वैक्सीन हमको लगी है उसी में कोई वायरस था जो लगा दिया गया और हम उससे इन्फेक्ट हो गए। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने लोगों को भी स्टडी किया, जिनको वैक्सीन लगी उनको भी स्टडी किया, और आपको क्योंकि दोनों वैक्सीन लग चुकी है तो हम लोग इसीलिए आपसे भी ये बात कर रहे थे कि हम ये चेक करेंगे कि एंटीबॉडीज जो उस वायरस के अगेंस्ट बनती है, जो उसको न्यूट्रलाइज करती है, वो कैसे हर एक पर्सन में डेवलप हो रही है। तो कोविशील्ड की बात करें, जो कि एक एडिनो वायरस के ऊपर यूज़ किया गया है, चिंपैंजी में वो वायरस पाया जाता है, ह्यूमन के ऊपर कोई असर नहीं होता है। तो उसमें क्या करते हैं, इसका स्पाइक प्रोटीन जो है इस वायरस का, कोरोना वायरस का, उस पर डाल करके ह्यूमन में इंजेक्ट कर देते हैं। तो बॉडी को लगता है कि कोरोना वायरस का हमारे ऊपर बहुत बड़ा आक्रमण हुआ है, और वो तुरंत उसके अगेंस्ट पूरी जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो इसमें हमने देखा कि 3 वीक बाद, कम से कम 3 वीक से 4 वीक लगता है पहली डोज लगने के बाद आदमी को एंटीबॉडीज बनने में। लेकिन उसके बीच में अगर वो इन्फेक्ट हुआ तो वो पक्का इन्फेक्ट हो जाएगा। कोई उसके साथ इसमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये वैक्सीन की वजह से ऐसी कोई समस्या आई। दूसरी चीज, जब उसको दूसरी डोज लगती है तो बहुत तेजी से उसके बाद और भी एंटीबॉडीज बहुत हाई अमाउंट में बन जाती है। अब ऐसा भी नहीं कि हमको वैक्सीन लगने के बाद इन्फेक्शन नहीं होगा, इन्फेक्शन तो हो सकता है, क्योंकि भाई वायरस है, हमारे अंदर गया नाक के अंदर, तो वहां जाकर के सेल्स को जो है वो इन्फेक्ट कर सकता है। लेकिन हमारे जो ब्लड स्ट्रीम में एंटीबॉडीज है उसके खिलाफ, वो तुरंत उसको न्यूट्रलाइज कर देंगी, तो हम बहुत सीरियसली इन्फेक्ट नहीं होंगे और हॉस्पिटल भी जाने का कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन कुछ लोग स्टिल हॉस्पिटल जा रहे हैं, कुछ लोगों की डेथ हो रही है वैक्सीन लगवाने के बाद। तो इसमें क्या स्थिति है कि उनमें एंटीबॉडीज नहीं बन रही है। हम लोगों ने कई सारे केसेस देखे जहां या तो बहुत कम एंटीबॉडीज बनी दोनों शॉट लगवाने के बाद, और या तो नहीं एंटीबॉडीज बनी। तो ये इवन एल्डरली लोगों में तो ये बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं। अब इसको अभी आगे रिसर्च करने की ज़रूरत है, ये पता करने की ज़रूरत है कि क्यों कुछ लोगों के ऊपर बहुत बढ़िया एंटीबॉडीज बन रही, कुछ लोगों में नहीं बन रही है। अब अगर हम दूसरे वैक्सीन की बात करें जो कि कोवैक्सीन है, तो कोवैक्सीन थोड़ी सी बेहतर है कोविशील्ड से। क्यों? क्योंकि इसमें जिस दिन हम वैक्सीन लगाते हैं उसके 2 वीक के बाद ही ज़्यादातर लोगों में एंटीबॉडीज बन जा रही है, तो ये अर्ली प्रोटेक्शन देना शुरू कर रही है। और इन सबसे बेहतर है वो लोग जिनको एक बार ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है, क्योंकि उनमें मेमोरी सेल बन जाती हैं। अगर हमारे शरीर को इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि हम रास्ते में कहीं जा रहे हैं और हमको पता है कि बीटी के पास अगर जा रहे हैं, बीटी पे कोई आदमी हमको एक झापड़ एक दिन मार देता है, तो हम अगली बार जब जाएंगे तो हम वहां पहुंचते ही सतर्क हो जाएंगे। तो हमारा शरीर भी एकदम वैसे ही होता है कि जैसे ही हमारा शरीर को फिर से वो वायरस का इन्फेक्शन होगा, तो हमारे शरीर को पता लग जाएगा कि सेम वायरस इन्फेक्ट किया है, और वो तुरंत उसके अगेंस्ट न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज मिलियंस ऑफ अमाउंट में ब्लड में रिलीज कर देगी, जिससे हमको तुरंत उससे राहत मिल जाएगी। तो यही वैक्सीन के भी केस में हो रहा है, और इसीलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी को भी जो चिट्ठी लिखे थे कि वैक्सीन की मात्रा बचाना हो अगर, तो जिनको इन्फेक्शन हो चुका है पहली बार, उनको एक ही डोज काफ़ी है। एक ही डोज उनको इतना पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज दे रही है कि वो अगले 6 महीने तक उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है इन्फेक्शन के लिए। डॉक्टर साहब, अब जो बात आ रही है, जो कि एक चर्चा का विषय बना हुआ है हमारे देश में, कि जिन लोगों ने कोविशील्ड या कोवैक्सीन का पहला डोज लगा लिया है, अब उसके बाद कुछ समय बाद, कुछ वीक के बाद उनको दूसरा डोज लेना है,
फिर ये आ रहा है कि स्पुतनिक का प्रोडक्शन हमारे देश में शुरू हो जा रहा है, और फिर फाइजर और मॉडर्ना के भी जो वैक्सीन हैं वो भी भारत में आने की बात हो रही, तो लोग उसका इंतजार कर रहे हैं कि सेकेंड डोज हम उसका लगा लें। तो क्या, जिसको कि हम सामान्य भाषा में कॉकटेल करना बोलते हैं, दो अलग अलग कंपनियों के वैक्सीन को हम लगवा सकते हैं? क्या वो उतना ही कारगर होगा, या जिस कंपनी का हमने लगवाया है उसी कंपनी का दूसरा डोज भी लगवाना चाहिए? इस पे क्या कहती है थ्योरी? जी, ये जो मिक्स मैच वाला थ्योरी है, इसको भारत में इन वैक्सीन्स पे बहुत हैवी तरीके से यूज़ नहीं किया गया, बहुत वाइड स्प्रेड यूज़ नहीं किया गया है। लेकिन अगर हम mRNA वैक्सीन्स की बात करें, फाइजर और मॉडर्ना वाली वैक्सीन्स की, तो वहाँ ऑलरेडी यूएस में और यूके में बहुत सारे लोगों पे ये टेस्टिंग हो चुकी है। उसमें है कि, और एक बहुत अभी रिसेंटली लास्ट वीक एक पेपर भी आया था, उसने 10,000 से ज़्यादा लोगों पे ये टेस्ट भी किया है। उसमें है कि लोगों को थोड़ी सी साइड इफेक्ट ज़्यादा है, मतलब हेडेक ज़्यादा होगा, या गले में खराश होगी, या थोड़ी खांसी आएगी, या थोड़ा स्नीजिंग होगा, लेकिन ऐसा कोई सीरियस इफेक्ट नहीं देखा गया कि लोगों के ऊपर कि उनकी डेथ हो जाए या उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़े वैक्सीन का कॉकटेल लगाने के लिए। और अभी हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल में गलती से लोगों को गलत वैक्सीन लग गई थी, दूसरी वाली डोज, लेकिन लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई, और ऑलरेडी उनके अंदर भी पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज डेवलप हुई। तो इसका मतलब है कि भारत में भी इसको पहले तो एक व्यापक स्तर पे इसको टेस्ट किया जाना चाहिए लोगों पे, और फिर उसके बाद अगर ये चीज़ें आसान हो जाती हैं तो मुझे लगता है कि जो वैक्सीन की किल्लत है या वैक्सीन से संबंधित समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। तो डॉक्टर साहब, मतलब अगर ये इसके टेस्टिंग कर ली जाए कि हम अलग अलग कंपनियों के वैक्सीन लगा सकते हैं, तो उसको लगाने में कोई हर्ज नहीं है? जी नहीं, एकदम बहुत इजी है, और बहुत ही आसानी से जो है हम वैक्सीन की जो शॉर्टेज है लोगों में उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, आप जीनोम थ्योरी के विशेषज्ञ हैं, और जीनोम के हिसाब से और वैक्सीन पे हमने आपसे काफ़ी बातें की। ये एक हर्ड इम्यूनिटी, एक जो चीज़ है जो काफ़ी सुनने में आ रहा है, वैक्सीनेशन करवा के हर्ड इम्यूनिटी मिलने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए वैक्सीनेशन पे लोग ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। ये हमारे देश में कब तक मिलने की संभावना है? जी देखिए, हर्ड इम्यूनिटी जो है वो इस वायरस के केस में हम लोगों ने देखा, पिछली वेव में भी बात हो रही थी, बहुत हर्ड इम्यूनिटी की बात हुई, और इस वेव में भी हर्ड इम्यूनिटी की बात हो रही है। और अगर हम शुरू में देखें तो शुरू में यूके, मतलब इंग्लैंड, यूके का पार्ट जो इंग्लैंड है वहाँ, और स्वीडन, इन दोनों कंट्रीज ने सोचा कि जैसे जनरली वायरस का इन्फेक्शन होता है तो हम अपने कंट्रीज को ओपन छोड़ दें, और जैसे ही लोग इन्फेक्ट होंगे एक बड़ी संख्या में पॉपुलेशन इन्फेक्ट हो जाएगी और हर्ड इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, तो हम लोग को और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही ये, क्योंकि वायरस बहुत हाईली इन्फेक्टिव है, ये लोगों को इतनी तेजी से इन्फेक्ट करता है, और हर्ड इम्यूनिटी के लिए इस वायरस को कम से कम 70% लोगों को इन्फेक्ट होना जरूरी है। इन्फेक्ट ही नहीं होना, उनको इन्फेक्ट होकर ठीक होना जरूरी है। अब अगर ये वायरस एक साथ लाखों लोगों को हर एक दिन इन्फेक्ट करना शुरू करेगा, तो आदमी आज इन्फेक्ट होगा, कम से कम उसको 2 से 3 वीक लगेगा ठीक होने में। तो उस 2-3 वीक में तो अगले वो कितने लोगों को साइकिल बना करके इन्फेक्ट कर चुका होगा। तो ये एक तरीके से पूरी 100 के 100% पॉपुलेशन उसके जद में आ जाएगी और उससे इन्फेक्ट हो जाएगी। तो इसमें अगर 2%, 1% भी अगर डेथ रेट है तो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाएगी। तो ये फिर उन्होंने जैसे ही देखा ये स्थिति, तुरंत इसको अबंडन कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब भारत ने क्या किया, शुरू में लॉकडाउन लगा दिया। तो भारत में अगर आप पहली वेव और दूसरी वेव में देखेंगे, बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है। पहली वेव में क्या हुआ कि पीक तो आई लेकिन वो फ्लैट हो गई, ठीक है। तो काफी लंबे समय तक आपको एक पीक आने के बाद केस घटते 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 घटे, ठीक है। तो उसको जनरली हम लोग कहते हैं सॉफ्ट हर्ड इम्यूनिटी, मतलब वो धीरे 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 आई। उसमें क्या हुआ कि हमारे पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सारी चीजें अवेलेबल थी और हम किसी तरीके से अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाने में सफल रहे। इस बार क्या हुआ, सब कुछ चीजें, सारी चीजें ओपन थी, वायरस भी हाईली इन्फेक्टिव था और एक बहुत तेजी के साथ पीक बढ़ी। तो वो हार्ड हर्ड इम्यूनिटी है। एक समय के बाद पीक पे पहुंचा, फिर केसेस घटने लगे। और जनरली जो केस जितने रिपोर्ट किए जाते हैं, गवर्नमेंट रिपोर्ट करती है, उससे कम 20 से 30 गुना लोग इन्फेक्ट होते हैं सोसाइटी में। तो अगर हम इस तरीके से देखें, इसीलिए हम लोग जब बनारस की बात कर रहे थे और बनारस में जब इन्फेक्शन होना शुरू हुआ था तो हम लोग 3 वीक पहले ही बोले थे कि बनारस में जो पीक आएगी वो इस टाइम के अकॉर्डिंग आएगी, और वैसे ही आई पीक। क्योंकि बनारस को एक तरीके से यहाँ अगर 20 लाख पॉपुलेशन रह रही है तो अराउंड 8 से 10 लाख पॉपुलेशन को इन्फेक्ट होकर के ठीक होना जरूरी है। तो ये जो 15 और 17 तारीख वाली जो भयानक जबरदस्त पीक थी बनारस में, वो पीक ने बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट कर दिया। अब क्या होना था कि इनको ठीक होना जरूरी था। तो
तो ये अगले 10 दिन में जैसे ही ठीक हो गए, एक इम्यूनिटी की दीवार बन गई, और ये इम्यूनिटी की दीवार जो है वायरस को, मतलब वायरस के चेन को धीरे धीरे कमजोर कर दी। लेकिन पिछली बार क्या हुआ कि हम लोगों को लगा कि जो इम्यूनिटी आई है तो अगले 6 महीने तक रहेगी, लेकिन हम लोगों ने देखा कि वो 3 से 4 महीने के अंदर ध्वस्त हो गई। तो अब अगर हम वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन के बारे में बोला जा रहा है कि वो 6 से 12 महीने तक आपको इम्यून रखेगी। लेकिन उसके साथ हमको एक चीज़ ये भी जोड़ना है कि फिर भी लोगों में अगर एंटीबॉडी का लेवल घट जाएगा तो जो लोग पहली बार इन्फेक्टेड हैं या दूसरी बार इन्फेक्टेड हैं, वो अगर फिर से इन्फेक्ट होंगे तो उनको हॉस्पिटल मैक्सिमम लोगों को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इजीली ठीक हो जाएंगे। लेकिन फिर भी हमारी एक बड़ी लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन तो अभी भी जिनको वायरस टच नहीं कर पाया है, तो ऐसे लोगों को इसीलिए ये बोला जा रहा है कि वो जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट कराएं, क्योंकि वायरस को या तो हमें टच करना है बाय इन्फेक्शन या बाय वैक्सीनेशन, और अगर हम मैक्सिमम लोगों को इसके थ्रू 70-80% लोगों को कर पाते हैं तो अगली तीसरी वेव के लिए हमको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, अंत में मेरा प्रश्न ये है, क्या तीसरी लहर आएगी, इसकी संभावना है? और दूसरा, वैक्सीनेशन को लेकर फ्रांस के जो नोबेल प्राइज विनर हैं डॉक्टर लुच मोंटियाने, उन्होंने एक बात कही कि महामारी के समय में अगर हम वैक्सीनेशन करवाते हैं तो 2 साल के अंदर इसके दुष्परिणाम, और यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया है उनको खतरा हो सकता है। इन बात को आप किस तरह लेते हैं? जी देखिए, पहली चीज़ कि अगर हम वैक्सीन लगवा रहे हैं तो वो वैक्सीन हम वायरस से बचने के लिए लगवा रहे हैं, और वायरस के अगेंस्ट हम एक इम्यूनिटी डेवलप करना चाहते हैं। और क्योंकि ये वायरस पहली बार ह्यूमन पॉपुलेशन में घुसा है, इसके पहले हमारे पास इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था। जैसे हम बच्चे हैं, अगर पैदा होते हैं तो हमारे पास बहुत सारे वायरस आते हैं, तो बच्चों के ऊपर ये भी बात की जा रही है कि तीसरी वेव में बच्चों के ऊपर ज़्यादा असर होगा, और वो इसलिए क्योंकि जो 18 जो प्लस हैं वो सारे लोग मैक्सिमम लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बच्चों के केस में देखें, पहली चीज़ कि जो बच्चे माँ का दूध पी रहे हैं, अगर माँ को वैक्सीन लगी तो ये देखा गया है कि दूध में एंटीबॉडीज जो मदर में बन रही है वो बच्चे को जो है बचाएगी इन्फेक्शन होने से। तो 3 से 4 साल तक के बच्चे तो ऐसे ही बच गए। उसके बाद वाले बच्चे भी, हम लोग जैसे धीरे धीरे बड़े होते हैं तो अक्सर होता है कि हम 2 दिन 3 दिन फीवर आया फिर हम ठीक हो गए, किसी को पता नहीं, लोग बोलते हैं वायरल रहल हुई। तो ये बात है बच्चों के साथ है, क्योंकि उनके अंदर जो है वो इम्यूनिटी से लड़ने की शक्ति बड़ों से कंपेयर किया जाए तो बहुत ही बेहतर होती है, और वो किसी चीज़ को पहचानने की क्षमता उनके शरीर के जो सेल्स हैं, वो नए इन्वेडिंग जो वायरसेस हैं उनको पहचानने की क्षमता लोगों से बेहतर होती है। और लेकिन हम जो बड़े लोग हैं, इसीलिए हम बड़े लोगों को ये ज़्यादा दिक्कत कर रहा है कि हमारे को पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई वायरस होता है, और वो अंदर जैसे ही आया ह्यूमन के, एक तरीके से हैवॉक क्रिएट हो गया। तो अब अगर हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि जो वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स हैं, वो अगर बहुत सारे लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे तो वायरस पे एक प्रेशर पड़ेगा, और वो नेचुरल सिलेक्शन होकर के कुछ ऐसा वायरस निकल जाएगा जो हमारे वैक्सीन के इम्यूनिटी को इवेड कर देगा, और फिर से बहुत सारे लोग मरने लगेंगे। और उनका ये भी स्टेटमेंट कि 2 साल के अंदर जो है बहुत सारे लोग जो डेथ होगी तो हमारे पास ग्रेव्स ही नहीं बचेंगे, ये ऑलरेडी ये सिद्ध हो चुका है कि उन्होंने कहा नहीं था, वो यही बोले थे कि वायरस जो है वो अपना नया रूप ऐसा ले लेगा जो कि फिर से लोगों को मारना शुरू कर देगा, हम एंटीबॉडी डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, एंटीबॉडीज हमारे अंदर जो बनती है वो कुछ टाइम बाद खत्म हो जाती है, अब हमारे पास उसकी मेमोरी खाली रह जाती है। अगर वायरस फिर से आक्रमण करता है तो हम उसके अगेंस्ट डेवलप कर जाते हैं एंटीबॉडीज। अब इस केस में अगर हम देखें तो वायरस जो है वो जितने लोगों को इन्फेक्ट करता है उतना उसमें म्यूटेशन का चांसेस बढ़ता है, क्योंकि वो अगर वातावरण में है तो उसमें म्यूटेशन नहीं होगा, जो हमारे शरीर के अंदर घुसता है तो म्यूटेशन होता है। अब हमारे अंदर घुसा और उसमें म्यूटेशन हुआ, लेकिन आप लोग वैक्सीनेटेड थे जितने और सारे लोग, तो बस वायरस हमारे अंदर घुस के म्यूटेट होकर खत्म हो गया, क्योंकि वो दूसरे के अंदर उसको इन्फेक्ट ही नहीं कर पाया। तो इसलिए हमको पहला काम है कि इन्फेक्शन को रोकना। अगर ये इन्फेक्शन कम हो जाएगा, और इसमें बिना वैक्सीनेशन के हम रोक नहीं सकते, क्योंकि हम पूरी पॉपुलेशन को वायरस के जद में तो ले आएंगे नहीं, बहुत सारे लोग मर जाएंगे। तो यही कारण है, और मुझे नहीं लगता कि वो जो उनका थियरी है वो इस पर बहुत परफेक्टली फिट बैठेगा। धन्यवाद डॉक्टर ज्ञानेंद्र जी। तो दर्शकों, हमने बहुत से विषय पर डॉक्टर साहब से बात किया, और अगर किसी भी तरह का भ्रम या संदेह वैक्सीनेशन को लेकर या इस कोरोना महामारी की बीमारी को लेकर है, तो इन सारे विषयों पर डॉक्टर साहब ने हमको जो जानकारी दी वो हम सभी के लिए बहुत ही लाभप्रद है। इसीलिए आप कोरोना के वैक्सीन को जरूर लगवाएं, और
अगर वैक्सीन आप लगवा लिए हैं तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में एंटीबॉडीज 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर डेवलप हो जाते हैं, तो इस कोरोना के वायरस से आपका बचाव अच्छे से कर पाएंगे। नमस्कार।